बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, अय्याज सादिक साहब की जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी की जानिब से राब्ता नहीं किया गया है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से हमें इत्मीनान भी नहीं लिया, हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से शिकवा भी किया गया। उन्होंने कहा है कि मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। ये ठहराव कैसे आएगा? ये आ जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि अब जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो ग्रेजुअली आपको इस्तेकाम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और उसकी वजह यह है कि गुफ्तगू हो रही है मुख्तलिफ हवालों से और उसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ये सारा जो मामला है जिसमें बयानात हैं मुख्तलिफ और अदालती महाज, ज़ाहिर है कि अदालतों से मुख्तलिफ वहाँ पे पिटीशंस जाएंगी, किसी में ज़मानत होगी, किसी में नहीं होगी, मुकदमा चलेंगे, ये सारा चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ब्रेक थ्रू हो गया है, जो मैंने कल भी बात की थी और मैं उसको दोबारा उसको इंडोर्स कर रहा हूँ। ब्रेक थ्रू हो गया है और तलखी, और ये 1-on-1 है, यानी 1-on, इसमें बाकी कोई शख्सियात, कोई भी शख्सियात इसमें नहीं है। ये खान साहब के साथ डायरेक्ट बात हो रही है। इससे पहले ये था कि मुख्तलिफ शख्सियात के तवस्सुत से बातचीत होती थी, अब उनसे बराह रास्त हो रही है। और ये कोई NRO नहीं है, ये मैं आपको बताऊँ। खान साहब अपनी जो उनकी प्रिंसिपल पोजीशन है उस पर वो भी मौजूद हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी पोजीशन पे। इसमें से जो भी रास्ता निकलेगा वो विन विन होगा, इसमें से जो भी रास्ता निकलेगा वो विन विन होगा। और जो ये जो टीम्स मुख्तलिफ मुज़ाकरात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, वज़ीर आला के थ्रू बातचीत हो रही है, ये अलग चैनल्स हैं सारे, या जो उनके अहले खाना के थ्रू बातचीत हो रही है वो सारी अलग है। मैं जिस गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ ये 1-on-1 है, और ये जो है इसमें इसके मुस्बत नतीजे सामने आए, क्योंकि हमेशा इस तरह की जो बात होती है तो उसमें ये होता है कि दरमियान में गलत, मैंने पे कल भी बात की थी कि गलत फहमियाँ भी होती हैं, तल्ख हैं, लेकिन आगे कहीं एक उसमें निकलते हैं। और मैं उसमें ये भी बात आपको एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ जो मैंने कल बात की थी कि इसमें विन विन सबके लिए है, और सबके लिए से मुरादी कि पाकिस्तान के लिए विन विन है इसमें। और नवाज शरीफ साहब, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को मैंने जिक्र किया, वो इससे वाकिफ़ हैं कि ये बातचीत हो रही है और मामला था कि जब बढ़ जाएंगे तो उनको इल्म है कि ज़रूर की बातचीत हो रही है नवाज शरीफ साहब को, और क्योंकि हुकूमत उनकी है। और दूसरी जो बाकी वज़ीरा के बयान आते रहेंगे, सियासी बयान आते रहे। आप देखिए ना, याद करें ना, क्या 2018 के इलेक्शंस के बाद क्या हुआ था? बातचीत तो हो रही थी ना, जो नवाज शरीफ साहब के साथ भी बातचीत हो रही थी इस्टेब्लिशमेंट की, और पीपल्स पार्टी तो हिस्सा थी, इमरान खान साहब की हुकूमत का हिस्सा थी, सुबह उनके पास था। तो वो इतना कोई हैरान कौन, और बड़े सख्त बयानात भी आ रहे थे, बज़ाहिर बड़े सख्त बयानात आते थे एक दूसरे के ख़िलाफ़ और सारे, लेकिन बाद में पता चलता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट तो रब्ता था और सारा जो मियाँ सब वो बाद में पता चलता है। लेकिन ये कि अब मैं जो बात कह रहा हूँ ना, तो ये मुख्तलिफ बयानात आएंगे कि वो NRO मांग रहा है, वो नहीं मांग रहा, ये इनको आप साइड पर छोड़ दें। जो अलामात आपको नज़र आएंगे होते हुए, बयानात की तलखी कम होगी, एक दूसरे से कहा जाएगा आए बैठें, वो मिलने को था। कुछ अर्सा पहले क्या था, कुछ अर्सा पहले तो सजाए मौत दिलवाने के कुछ शख्सियात जो हैं तो सजाए मौत हो जाए इमरान खान साहब को, अल्लाह अपना करम करे, मतलब यहाँ तक वो बात करे थे। और ये सोच वहाँ नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट में, वो बस बात होता है ना, इनर्शिया में लोग निकलते जाते हैं, उसके नतीजे में इस्तेकाम आएगा, उसके नतीजे में जो मईशत ठीक होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक होगी, तो आने वाले दिनों में इसे कहेगा कोई भी नहीं। लेकिन आपको मुख्तलिफ मामला, अचानक एक सज़ा हो जाएगी, अचानक एक तरफ से नरमी हो जाएगी, अचानक एक तरफ से कुछ होगा, अचानक एक तरफ से बयान। अब देखें ना, बयानात में ज़रा कमी आई है ना, तो थोड़े से बयानात हर तरफ से ज़रा धीमे धीमे से हो रहे हैं इस वक्त, और उसमें जो है वो ये ऐसे ही इससे हमें निकलना होगा। और ये कोई, मैंने आपसे कहा ना, कोई ऐसा मसला नहीं है जो मैन मेड हो और वो इंसान खुद बैठ के तय ना कर सकें।
और लोग अपना ही मसला है, अपने घर का मामला है, घर को ठीक करना है, घर को ठीक कर लेंगे, इंशाल्लाह निकल जाएंगे इससे आगे। और मैंने आपसे कहा ना कि मईशत और सिक्योरिटी का क्राइसिस और खारजा पॉलिसी और आने वाले बहरान, बड़े बहरान आने वाले, तो ये जो है ये तो उसमें बड़ा अच्छा है कि ये पेशरफ्त हो रही है। अच्छा, अब देखें, पहले तो हम दिली दुख का इजहार करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, मेरा ख्याल से सरकारी तौर पे भी हुआ होगा यकीनन, लेकिन यह है कि जो आग लगी है कैलिफोर्निया में और उसके नतीजे में बड़ा नुकसान हुआ है, और अमीर तरीन इलाका अमेरिका का, आबादी के लिहाज से जो है वो न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज़्यादा, LA में, लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया रियासत, और ये जो है ये इनका नाम जो है मैं ये जॉन रोड्रिग्यूज कैब्रिलो इस नाम से जो है ये इनके बारे में जो है ना एक तनाज़ा हमेशा चल रहा है कि ये इनका ताल्लुक़ पुर्तगाल से था या स्पेन से था। ये जो है ये सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे थे और वहाँ पर जो नेटिव्स उस वक्त जो वहाँ के मकामी लोग थे, ये खाली इलाका था और ज़्यादा पुरानी तारीख भी नहीं है। ये जो है ये 18वीं सदी का किस्सा है और वहाँ पर ये पहुँचे और पहुँचने के बाद इन्होंने जो है वहाँ पे शहर आबाद किया और कैलिफोर्निया रियासत जो है वो फिर उसके बाद ये यहाँ पर कुछ अरसे के लिए जो है वो जो पहली मैक्सिकन एम्पायर बन गई थी, यहाँ पे आज़ाद मैक्सिकन एम्पायर बन गई थी। फिर उसके बाद स्पेनिश यहाँ पे आ गए और यहाँ पर जो है वो स्पेन के लोगों ने जो है वो उनकी ये टेरिटरी बन गई। उसके बाद ये है कि यहाँ पर जो है वो अगर हम आर्काइव्स देखें उनकी इस रियासत में जहाँ आग लगी है, तो यहाँ के आर्काइव्स में ट्रीटी ऑफ गोदाल्यूप हिडाल्गो, अगर मैं सही तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये सेकंड स्लाइड हम नेशनल आर्काइव से दिखाएं तो उसमें हमें इस रियासत का पता चलता है कि ये जो है ये जब मैक्सिकन और अमेरिकन की जंग ख़त्म हुई 1846 और 48 में, तो उसके बाद ये मुआहदा एक दस्तखत हुआ और अ सिटी नॉर्थ ऑफ द कैपिटल वेयर द मैक्सिकन गवर्नमेंट हैड फ्लड द एडवांस, अमेरिकन ट्रूप्स आ रही थी, तो ये टर्म्स हुई तो 55% मैक्सिको ने टेरिटरी जो है वो दे दी, जिसमें प्रेजेंट डे की स्टेट्स कैलिफोर्निया, नेवादा होता है, ये न्यू मैक्सिको और ज़्यादातर एरिजोना और कोलोराडो, और ये सारा दे दिया। लेकिन फिर ये हुआ कि जो नुकसान हुआ यहाँ पे बड़ा नुकसान भी हो गया था, तो उसमें $15 मिलियन जो है अमेरिका ने मैक्सिको को दिए। अच्छा, ये 15 मिलियन के बारे में जो है ना, ये दो मुआहदा तो ये है, लेकिन इसमें एक बात तो ये है कि वो जंग का खर्चा दिया था नुकसान का। दूसरा ये लोग कहते हैं कि जी $15 मिलियन में अमेरिका ने कैलिफोर्निया को खरीद लिया था कैलिफोर्निया को, ये मैक्सिको को देके। एक तासुर ये है कि जी वो जो है नहीं, वो वहाँ पर जो मुख्तलिफ उनके डेट्स थे और ये उस खाते में उन्होंने 15, लेकिन ये बहरहाल एक वहाँ पे एक बहस चलती रहती है अमेरिकन हिस्ट्री में, और वो एक तो कैलिफोर्निया जो है, ये कैलिफोर्निया रियासत जो है ये फिर अमेरिका के पास आ गई। फिर यहाँ पे ऑयल आ गया और ऑयल आ गया, गोल्ड रश, तो उसके बाद इसने बड़ी तरक्की की, तेज़ी के साथ ही आगे गए। और पिछली सदी की शुरू में ये हुआ कि फटा पड़ गया जो एडिसन है, थॉमस एडिसन, वो न्यू जर्सी में अपना सिनेमा पिक्चर बना के, और जो वो कंपनी ने बनाई हुई थी, तो वो न्यू जर्सी के अंदर थे, तो वहाँ पे फटा पड़ा तो वो यहाँ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर इन्होंने टैक्सेस वगैरह ये कम किए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर वो आ गए और यहाँ आके उन्होंने जो है वो अपनी फिल्में वगैरह बनानी शुरू की। और कुछ अरसे में ये जो LA है, ये लॉस एंजल्स, ये फिर उसके बाद दुनिया में जो फिल्म्स हैं वो आज तक वो राज कर रहे हैं वहाँ पे। पैरामाउंट वाले आ गए, उसके बाद फिर डिज्नी आ गया बहुत बाद में,
उसके बाद फिर 4 भाई थे, उन्होंने ये जो वार्नर ब्रदर्स बनाई थी वो आ गए। और ये जो यूनिवर्सल, ये जो बिग 5 है ना, बिग 5, ये अगर हम ये देखें तो यूनिवर्सल, पैरामाउंट, वार्नर ब्रदर्स, और फिर ये सोनी भी बाद में आ गया था, और फिर ये वॉल्ट डिज्नी। तो ये सारों ने फिर यहाँ पे एलए के अंदर आके ये बने और इन्होंने यहाँ पर सारा काम शुरू किया। और गुजरी जो सदी है उसमें मतलब बहुत बड़ा यानी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ या पैरामाउंट, और ये तो यहाँ पे एक तरह से हॉलीवुड, अच्छा हॉलीवुड जो है ना वो इसके एलए के बाहर एक छोटा सा गांव सा था, तो उसको आबाद किया। उसको आबाद करने के बाद उन्होंने वहाँ पे लोग आए तो एक पहाड़ के ऊपर उन्होंने, पहाड़ी पे उन्होंने हॉलीवुड लैंड लिख दिया कि रियल एस्टेट वाले आए। और बाद में उसके ऊपर एक कानूनी मसला खड़ा हुआ, उन्होंने लैंड का लफ्ज़ हटाया। शुरू में हॉलीवुड लैंड लिखा होता था उन पहाड़ियों पे ना, ये पहाड़ियाँ भी हैं और साथ ज़मीनी इलाके भी हैं, बड़ा खूबसूरत इलाका है। तो पहले ये हॉलीवुड लैंड था, बाद में ये हॉलीवुड, इसमें से लैंड का लफ्ज़ उन्होंने निकलवाया बड़ी मुश्किलों से, ये अदालतों तक गया मामला। अब ये है कि ये जो सारा इलाका है ये जल गया, और ये आग के नतीजे में ये तमाम इलाका, और ये दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में और अमीर तरीन लोग यहाँ पे, और चाहे वो इलॉन मस्क के टेस्ला के हेडक्वार्टर्स हों कैलिफोर्निया में हैं, वो तो खैर इस इलाके से दूर हैं। स्टीव जॉब्स यानी टेक्नोलॉजी में आप लें, और फिर आप मेल गिब्सन तक चले जाएं, आप इसमें जो है वो बहुत जो फिल्म स्टार्स सारे, ज़ाहिर है कि हॉलीवुड, पूरा हॉलीवुड ही वहाँ पे मुकीम है। और उसके बाद फिर उन्हीं का एक, फिर यहाँ पे वो एक बेवले के हवाले से बेवले हिल्स और वो सारा बना, तो बड़ा अमीर इलाका। और बयान ये हो रहा है कि ये जो आग है अभी तक की तो बुझ नहीं रही, और हवाएं जो हैं वो तेज़ चल रही हैं। ये अजब बात है कि ये बिल्कुल, ये वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट तो इस तरह ही वेस्ट कोस्ट पे, यानी बहरुल काहिल पैसिफिक। तो वहाँ पर जो है वो पानी नहीं है, और पानी की शॉर्टेज हो गई है, पानी है नहीं वहाँ पे। और वो वहाँ पर जो है वो 10 के करीब लोग जहाँ बाक हो गए, लोग घरों को छोड़ के चले गए हैं। मेल गिब्सन का भी घर जल गया है, बेशुमार जो आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े। और ये मैंने आपसे कहा ना कि ये स्टेटस सिंबल के वहाँ पर हम एलए में रहते हैं, और ये जो है ना ये पूरा वो जल गया, कई घर जल गए। और 4-5 दिनों में जब से ये आग फैली है तो $150 बिलियन का नुकसान हो चुका है। $150 बिलियन, यहाँ 6-6, 7-7 बिलियन डॉलर का एक एक ऐसे घर भी हैं जो 6-6, 7-7 अरब डॉलर्स के हैं, बिलियन डॉलर्स के। तो $150 बिलियन का नुकसान हो चुका है। और इतनी कोई इंश्योरेंस की कंपनीज भी नहीं है जो मालकान को पैसे दें। तो कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उनका सारा, अच्छा फिर दूसरी एक बात ये भी है कि बहुत सारे वहाँ पे ज़ाहिर है कहबा खाने भी हैं, और बहुत एक उनकी अपना जो लाइफ स्टाइल, तो बहुत ज़्यादा शख्सियात ऐसी भी वहाँ पे हैं जिन्होंने अपने घरों में कैश रखा हुआ, डॉलर्स के भी, बैंकों के बजाय वो घरों पे रखा हुआ है। और सिर्फ वहाँ एलए में भाई कौन आएगा उन घरों में, प्राइवेट सिक्योरिटी और सारा वो तो हेलीपैड्स हैं और ये वो सारा, तो वो सारा अब जल गया है और आग फैल रही है, और वो बंद नहीं हो रही। हवा कभी एक तरफ चलती है, वो एक तरफ से उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से चलती है, तो एक बहुत बड़ा केओस वहाँ खड़ा है। और इसमें जो कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बेबस हैं, जो बाइडेन इंतज़ामिया है, ट्रंप कोशिश, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जो कुदरत है, नेचर अपना एक सिलसिला लेकर आती है अचानक दरमियान में, और कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था कि इस वक्त ये इस तरह से इतनी ज़्यादा आग के शोले जो हैं इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उसको सेटेलाइट से देखें तो पूरा ऐसे लगता है जैसे एक, मतलब यहाँ पे कभी कोई इंसान थे नहीं, या यहाँ पे कोई पता नहीं कोई क्या हुआ यहाँ पे। तो ये एक बड़ा एक ऐसी कुदरती आफत आई है, और हम तो जाहिर है कि इसमें उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर सकते हैं अमेरिकन के लिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो तो ये अब ये 150 बिलियन
ठीक है ना, 150 बिलियन का जो है ये इसमें यहाँ पे नुकसान हुआ है अभी तक। एक एस्टिमेटेड है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 225 बिलियन तक जा सकता है, लेकिन मैंने बात की ना कि वो बहुत से लोग शो नहीं करेंगे इसमें कि उनका कितना पैसा था और कैसे था और घर कैसे ख़रीदे थे, पेपर्स भी जल गए, कागज, मतलब ऐसी आफत आई है कि जो मतलब है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, फिर ये है कि स्टूडियोज़ बहुत से अंदर ही हैं बने हुए, ये ना स्टार ट्रैक फिल्में ये सारी इधर ही, यहीं पर ही एलए के अंदर ही, ये सारा इधर ही इनके स्टूडियोज़ थे और ये सारा, तो बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी बात है, लेकिन मैं आपसे से बात कह रहा हूँ ना कि ये वेस्ट कोस्ट, ये सेंट्रल यानी कोई लैंडलॉक रियासत नहीं है, ये बिल्कुल इसका साहिल है, इसका बीच बड़ा ज़बरदस्त है और ये बड़ा खूबसूरत, यहाँ पर ऐसे होना जो है ये एक ऐसा है कि जी फायर ब्रिगेड नहीं थी और फायर टेंडर्स नहीं थे और ये नहीं था, तो ये बहुत ही है जी। वो कनाडा की तरफ से जो जहाज़ कनाडा भेज रहे हैं, तो साथ साथ कनाडा ये बता भी रहा है कि देखो हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं और ये देखो चंद रोज़ पहले तुम क्या बात कर रहे थे। तो ज़ाहिर है इस तरह की बातें सारी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन ये कि बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और वो ये बताता है कि कुदरत जो है वो नेचर मदर जो है वो अपने फैसले अलग कर रही होती है। अच्छा, अब जो बाकी जो हालात हैं दुनिया के, आने वाले बहरान बड़े बहरान ऐसे हैं जो अगले चंद दिनों में दुनिया में जन्म ले रहे हैं। एक तो यह है कि 150 बिलियन का पहले घाट, वैसे ही 150 बिलियन तो इसमें चला गया, या 200 बिलियन चला गया। अमेरिकन पहले ही, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो पहले ही दुनिया से पैसा मांग रहे हैं कि भाई हमें अपने ख़र्चे हमने कम करने, और साथ ही वहाँ पे ये 200 बिलियन डॉलर्स का खर्च नुकसान हो गया है। और इंश्योरेंस कैसे, अच्छा ये हैं भी सारे वो लोग वहाँ पे, कोई मतलब है कि कोई वहाँ पे कोई पान की दुकान तो नहीं खोल के बैठा हुआ ना खोका, या कोई समोसे पकौड़े तो नहीं बनाता, वहाँ पर तो बिलियनर्स हैं। तो अब यह है कि उनको बिलियनर्स को कौन देगा, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? इंश्योरेंस तो होगी, मगर इतना एक साथ के पूरा शहरी बर्बाद हो जाए, पूरा इलाका, इतना तो पैसा इंश्योरेंस कंपनी ही दिवालिया हो जाएंगी। तो वो वहाँ पर अब मामला चलेंगे। ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के भी करीब होंगे, और यकीनन वो जैसी पर्सनैलिटी हैं हल्ले गुल्ले वाली, तो वो तो उनके इनाग्रल पे भी बड़ा यानी पूरा फंक्शन हो रहा है 20 तारीख को, उन्होंने तैयारी की हुई है उसकी। तो उसमें यह है कि अब जाहिर है कि प्रेशर आएगा कि इतना नुकसान हुआ है तो ये कहाँ से पूरा हो। अच्छा, इनाग्रल जो है 20 तारीख को, एक तो ये कि कल उनको जेल नहीं भेजा गया, ठीक है ना, सज़ा सुना के, जेल तो पहले भी नहीं भेजना था, लेकिन उसके साथ ही ये हुआ कि ये तो पहले ही तय था कि जेल नहीं भेजना उनको, लेकिन ये है कि वो बस एक फ़र्द जुर्म आयद हुई और अल्लाह खैर, ये तो पहले से तय था। लेकिन जो असल बात है वो 20, अब ये इसमें रह गए चंद रोज़, और तैयारियाँ उसकी जो है साथ साथ, अब मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है 19 तारीख का जो उनके जो रैली का प्लान है वो सारा डिपेंड करता है कि कैलिफोर्निया की जो ट्रेजेडी है ये किस तरह कंट्रोल होती है अल्टीमेटली। लेकिन वो अनाउंस कर चुके हैं कि वो 19 को एक रैली निकालेंगे बहुत बड़ी, वाशिंगटन में, तो हो सकता है निकालें वहाँ पे। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो ये कि 20 तारीख को फिर सुबह जो है वो तकरीब हलफ बर्दारी है, और अभी तक ये है वाज़े नहीं है कि उसमें कौन कौन से आलमी लीडर शरीक होंगे। इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शरीक हो रही हैं, अर्जेंटीना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शरीक हो रहे हैं, हंगरी से विक्टर ऑर्बन जा रहे हैं, और चाइना अपने एक वफ्द को भेज रहा है जिसके बारे में कल बात की थी, और बाकी अरब दुनिया से कौन जा रहा है मैं नहीं जानता, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो, उनका भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने जाना है कि नहीं जाना, लेकिन यह है कि वहाँ पे बाहर से भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो आने वाले बहरान है वो एक तो यह है कि बड़ा शदीद इस वक्त दबाव है, और शदीद दबाव जो है वो हमास पे नहीं है। अब इस वक्त हमास पे क्या इस वक्त दबाव होना है, ठीक है ना, हमास के साथ तो जो होना था गज़ा में वो तो अभी आगे खुलेगी पूरी कहानी जब ये।
अब दबाव है नेतन्याहू पे बड़ा शदीद, और शदीद दबाव ये है कि फौरी तौर पे जो है वो जंगबंदी करो। अच्छा, अब ये जंगबंदी की तरफ जाओ फौरी तौर पे, तो स्टीफन विटकॉफ जो हैं, जो ट्रंप के नुमाइंदे, प्रेसिडेंट ट्रंप के नुमाइंदे खसूसी हैं मशरिक़ वस्ता में, जो अभी यानी ज़ाहिर है कि अपना ओहदा संभालेंगे, लेकिन वो जानते हैं मशरिक़ वस्ता को, और उनके बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स बड़े हैं लोगों से, और बड़े वो मतलब है कि अच्छा, ये जो बिजनेसमैन है ना, फिर ये जब डिप्लोमेसी में आते हैं तो उधर ज़्यादा खुली टुली बात कर लेते हैं ना। इनका एक फ़ायदा भी, जैसे मॉस ह्यूस्टन वहाँ पे बाइडन इंतज़ामिया में जो लेबनान में आज मौजूद है, आज वो लेबनान में है, तो वो उन्होंने कहा है कि यकीनी बात है कि ये सीज़ फायर 60 दिन से पहले पहले इसराइली फ़ौज हट जाएगी, दैट्स इट। तो अब इशू ये सारा कि ये जो बिजनेसमैन और इस तरह की पर्सनैलिटी जब आती हैं ना डिप्लोमेसी में, तो एक तो उसका रवायती बाबू नाराज़ भी होते हैं कि भाई हमारी नौकरियां फारिग हो गए हम, लेकिन ये बातचीत बड़े ओपनली फिर करते हैं ना ये, क्योंकि ये उसी तरह से बातचीत करते हैं जैसे बिजनेसमैन दूसरे से करता है, या जैसे दो लोग जैसे किसी जगह पे, ये नहीं वो डिप्लोमेटिक जो सारा सिस्टम है उसको साइड पे रख के खुली टुली बात भी हो रही होती है, क्या करना है भाई, इसको ऐसे निपटाओ, ये करो, ऐसे करो, खुल के बातचीत हो रही है। तो ये स्टीफन विटकॉफ हैं, ये दोहा में है आज, और ये भी दोहा में है, CIA चीफ भी दोहा में है, यानी बाइडेन दौर के CIA चीफ। बाइडेन दौर के CIA चीफ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, वो मॉस्को में अमेरिकन एम्बेसडर रहे हैं, ये ज़हन में रखें। तो ये जो है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इस वक्त, तो बैकग्राउंड हमेशा बड़ा मैटर करता है, वो कम्युनिकेशन करने में आसानी हो जाती है। तो ये जो है वो भी मौजूद हैं, और ब्रेट मैकग जो कि बाइडन के प्रेसिडेंट बाइडन के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता हैं, वो भी मौजूद हैं, यानी और बाइडन और ट्रंप इंतज़ामिया के दोनों के नुमाइंदा खसूसी जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त दोहा में। मेरा ख्याल है कि जो स्टीफन विटकॉफ हैं वो शायद अभी रात को इसराइल आ जाएं वापस, लेकिन वो फिर वापस जाएंगे क्योंकि मोसाद के जो चीफ़ हैं डेविड बार्निया वो भी दोहा पहुँच गए, शिनबेत का डेलीगेशन भी शायद जा रहा है, और ये है कि फौरी तौर पे इसको फौरी से पेशतर ख़त्म करो। ये बाइडन ने एक कौम से खिताब करना है अलविदाई। एक तो ट्रंप ने कहा हुआ है ना कि ये मेरे आने से पहले पहले ये जंग ख़त्म करो। दूसरा, प्रेसिडेंट बाइडन ने अलविदाई कौम से खिताब करना है, और कौम से भी करना है और दुनिया से भी करना है। वो इसको पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट बाइडन की एक नया शौक पिछले 24 घंटों में आया है कि मुझे पूरी दुनिया से खिताब करना चाहिए, और मैं उसमें दुनिया पूरी इसलिए शायद दिखाएगी क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी पे बात करेंगे कि मैंने अपने दौर में ये किया, ऐसे किया। तो सारा का सारा जो अब ये यूक्रेन की जंग तो बिल्कुल ही अजीब तरफ से निकल गई है। हो सकता है वो इस पर बात करें, नेटो ये वो बात करें, वही कह रहे हैं कि मैं जी सकता था और मुझे नहीं हटना चाहिए था पीछे। अब वो इस फेज़ में आ गए हैं। अब प्रेसिडेंट बाइडन कह रहे हैं कि मैंने गलती की बहुत ज़्यादा, कि मैंने अपने पेपर्स वापस ले लिए दबाव में आके, और अगर मैं रहता, ये मुझे मेरे साथियों ने गलत पोज बताया, ये बताया, वो बताया, मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, अफला हो गया, और कैमिला हैरिस को खड़ा किया, मैं रहता मैं ट्रंप को हरा देता। और मैं बस उसका थोड़ा सा हिल गया और मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेके कैमिला हैरिस को आगे कर दिया। अब उनके अंदर वो एक चीज़ आ रही है कि मैं मतलब जाते जाते वो कह रहे हैं कि मैंने क्यों फारिग हो गया भाई, ठीक है ना। तो मतलब है कि मैं तो बहुत अच्छा था और मैं तो ठीक चल रहा था, तो मुझे क्यों निकाला, ठीक है। ये प्रेसिडेंट बाइडेन जो है ये सवाल अब उठा रहे हैं वहाँ पे। तो वो जो है वो अब कौम से भी खिताब करेंगे और दुनिया से भी खिताब करेंगे, और उसमें फॉरेन पॉलिसी बताएंगे पूरी। तो वो ही चाह रहे हैं कि उससे पहले पहले सीज फायर हो जाए, ताकि कोई चवन्नी दवन्नी के कोई एक काम अगर उन्होंने ढंग का किया है दुनिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो वो बता दें कि मैंने ये 1.5-2 लाख आदमी मार के आखिर में जो शहीद करवा के, और उसके बाद मैंने सीज फायर करवा दिए। क्योंकि उसके बाद तो ट्रंप ने करवाना है ना, तो वो 4 दिन 5 दिन पहले हो जाए, 4 दिन बाद में हो, लेकिन वो ट्रंप के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। वो कहते हैं कि ट्रंप का कहने के करने दो तकरीर, इसको जंग तो बंद करनी है ना नेतन्याहू ने, चाहे उससे पहले करे इसकी तकरीर से बाद में करे, ट्रंप की सर पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वो इसको बंद करवाना ज़रूरी हो गया है। पहले इसको नेतन्याहू सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन अब बहुत सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि अब वो शदीद दबाव आ गया है, ख़ासतौर पर जो स्टीफन विटकॉफ के आने से। अच्छा, अब ये जो है ये
तो अब उम्मीद है कि कल तक परसों तक कोई खबर अच्छी आएगी वहाँ से, क्योंकि ये सारी शख्सियत, मैंने कहा ना, ट्रंप टीम भी आ गई है, बाइडन टीम भी आ गई है दोहा में और इसराइल में और यहाँ खत्ते में। अच्छा, इमाम हुस्टन जो है, इमाम हुस्टन पहुँचेंगे लेबनान, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 60 दिन का सीज़फायर हुआ था लेबनान का और इसराइल का, उस दौरान इसराइल की फ़ौज पीछे निकल जाए। उन्होंने लेबनान को गारंटी दी है। और वहाँ लेबनान में ये हुआ है कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने पीछे जाना है और फ़ौज ने संभालना है। यही माहदा था ना कि हिजबुल्लाह पीछे जाएगी, फ़ौज संभालेगी। फ़ौज के सरबराह जो हैं वो लेबनान के सदर मुंतखब हो गए हैं, जो जनरल जोसेफ एन जो है वो लेबनान के सदर मुंतखब हो गए हैं। अब लेबनान के जो सदर हैं वो मुंतखब हुए हैं और वो आर्मी चीफ भी हैं। वहाँ के आर्मी चीफ हो सकता है कोई और हो, किसी और को उहदा दे दिया जाए, कायम मकाम दे भी दिया उन्होंने, लेकिन वो अब सदर मुंतखब हो गए हैं। और उनके सदर मुंतखब होने से अब जाहिर है कि उन्होंने संभालना है। बड़े कम गो हैं, इनके ऊपर कोई मतलब है कि एक्सेप्टेबल हैं, ये अरब ममालिक को भी एक्सेप्टेबल हैं, ये इनको हिजबुल्लाह की तरफ से थोड़ा सा शुरू में था मामला, लेकिन फिर हिजबुल्लाह ने भी इनको एक्सेप्ट कर लिया। और ये नो नॉनसेंस आदमी है, कम बात करते हैं लेकिन बिल्कुल तो इन्होंने जब कहा है ना, और ये वो उस वक्त जब ये सिविल वॉर और ये सारा चल रहा था उस वक्त इन्वॉल्व हुए तो बड़ी क्लैरिटी के साथ। तो लेबनान में बड़ा अच्छा हुआ है कि पॉलिटिकल वैक्यूम ख़त्म हो गया। अब इस रजीम में गाते आगे पीछे वो वज़ीर आज़म भी दूसरे आएंगे। तो लेकिन यह है कि इन्होंने, और ये पहला दौरा सऊदी अरेबिया का कर रहे हैं, तो इन्होंने चूँकि संभालना है आके, तो इन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि ठीक है हिजबुल्लाह पीछे है, लेकिन ये हमारे इलाके के ऊपर से यहाँ पर कोई इसराइली नज़र ना आए। अब चूँकि वो प्रेसिडेंट हो गए हैं इलेक्ट, और एक उनका एक बाकायदा एक ओहदा सामने आ गया उनका, और ये हम जानते हैं कि लेबनान में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि क्रिश्चियन मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं वही सदर होंगे वहाँ के। तो ये वहाँ के सदर मुंतखब हुए हैं। वज़ीर आज़म सुन्नी होते हैं, जो स्पीकर हैं वो जो है अहले तशय्युई मसलक से होते हैं, दुरूज़ जो हैं वो हमेशा कैबिनेट का मेंबर होते हैं। और तो ये एक सूरत बनी हुई है। लेकिन ये है कि अब इसमें एक नया बहरान जन्म ले रहा है। वक्फा ले मेरे ख्याल जी, उसके बाद बात करते हैं। एक नया बड़ा बहरान जन्म ले रहा है जी, और ये हमारे आसपास ही है जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई ने 9 मई के मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। ये चलते रहेंगे मामला, ये तो बाकी जो बात है उसमें जो हमने शुरू में की उसी तरफ मामला जाएगी। जो नए 2-3 बहरान ऐसे हैं, तो ये मशरिक़ वस्ता का अभी तक सीरिया सेटल नहीं हुआ, लेकिन ये लेबनान के जो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं जनरल जोसेफ एन, ये इनका माइकल एन से कोई ताल्लुक नहीं है, जो पहले 2 साल पहले जो अपनी टर्म खत्म करके हट गए थे। तो पॉलिटिकल वैक्यूम खत्म हो रहा है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का भी इन्हीं दिनों, अगले चंद दिनों में जो है वहाँ पे इलेक्शन हो जाए। लेकिन लेबनान के चूँकि आर्मी के ये चीफ हैं, और लेबनान की आर्मी जो है उसको मुकम्मल सपोर्ट है इस वक्त टर्की के, अरब मुल्कों की, बाकी मुल्कों की, अमेरिका भी इनको चाहता है कि ये वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हिजबुल्लाह, हालांकि हिजबुल्लाह और इनके दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इस वक्त, पहले भी अच्छे थे अभी भी अच्छे हैं। और ये जाहिर है कि इन्होंने वो पूरा इलाका वापस लेना है जो कि सीज़ फायर में था। यानी कि कोई दूसरा सदर होता ना, तो ये तो चूंकि आर्मी के चीफ हैं, तो इनसे ये डील हुआ था कि जी आर्मी, लेबनान की आर्मी आकर संभालेगी पूरा इलाका, तो वो खुद ही सदर मुंतखब हो गए। तो अब एज ए प्रेसिडेंट वो बात करेंगे, तो जाहिर है कि एक बहुत मुस्बत वहाँ पे बात होगी। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो उधर निकोलस मैदुरो का फड्डा चल रहा है, वो जनाब उन्होंने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की, तो साथ ही अमेरिका ने जो है वो 15 से 25 मिलियन डॉलर उनको गिरफ्तार जो करवाएगा उसको 25 मिलियन डॉलर मिलेंगे। और ये मैं आज उनका ये एलामिया देख रहा था, तो उस एलामिये में उन्होंने बड़ा सख्त, ये 15 अगर हम दिखा सकें, वो कह रहे हैं निकोलस मैदुरो को उनकी जो इलिजिटिमेट अटेम्प्ट टू सीज पावर in Venezuela announcing new actions against Maduro representative to support Venezuelan people। अच्छा, अब ये उनको तो जनाब 15 से 25 मिलियन जो गिरफ्तार करेगा उसको मिलेंगे, ये रिवॉर्ड में इजाफा हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें इशू ये है कि जो इनके जो हिज़्ब मुखालिफ हैं, जिन्होंने लैंड होना था एडमंडो गोंदन, वो डरे हुए हैं
वो कह रहे मैं जाऊँगा पकड़ लेंगे। वो शरीफ आदमी वो कहेंगे मैं तो वो नहीं हूँ भाई सड़कों में मुजाहरा करने वाला, मैं तो पकड़ा जाऊँगा। तो पनामा, कोलंबिया, अच्छा कोलंबिया जो है वो ये जो लैटिन अमेरिका है उसमें कोलंबिया अमेरिका को सपोर्ट करता है, और वो कोलंबिया में कल बड़ी उन्होंने सख्ती कर दी थी, सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए थे। चिली वहाँ पे सपोर्ट, चिली में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, मैक्सिको में है, कोलंबिया में है, 4 मुल्क ऐसे हैं जो वहाँ पे अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। और वेनेजुएला, क्यूबा, निकारागुआ, बोलीविया, इनका झुकाव तो चाइना की तरफ है। और बाकी जो कैरिबियन को और कैरिबियन और लैटिन अमेरिका को देखें, और फिर हम ये मोनरो डॉक्ट्रिन याद करें कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो वहाँ पे सिर्फ अमेरिका ही होगा, यूरोप, उस वक्त चाइना तो था ही नहीं, यूरोप की बात हो रही थी, यूरोप इधर नहीं आएगा, यूरोपीय पावर्स इधर नहीं आएंगी, मोनरो डॉक्ट्रिन। तो अब ये लिस्ट अगर देखें तो इसमें कोई 21 मुल्क तो शामिल हो जाए, इसमें अर्जेंटीना को निकाल भी दें तो ये निकारागुआ, ये 20 मुल्क जो हैं ये तो ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बन चुके हैं। यानी लैटिन अमेरिका जो है वो तो पूरा का पूरा वो तो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। ये पूरा चाइना तो वहाँ बैठा हुआ है। आप ज़रा मुल्कों के नाम, पनामा, ये बोलीविया, ये सारे मुल्क जो हैं ये तो पूरे के पूरे जो है ये यूरागुए, अच्छा ब्राज़ील तो ब्रिक्स में मेंबर है। अच्छा ब्राज़ील जो है वैसे इनके थोड़ा सा इनकी ब्राज़ील की खटपट रहती है इनसे, निकोलस मेदुरा से, लेकिन ये सारे तो ब्राज़ील ब्रिक्स का हिस्सा है। तो ये तो पूरा का पूरा जो है सिलसिला, क्यूबा और इक्वाडोर, ये पूरी लिस्ट है। इसमें मैंने कहा ना ये 19 या 20 या 21 हैं। अगर हम पूरी लिस्ट ऊपर देखेंगे तो उसमें एक आध नाम शायद ऊपर नीचे कुछ किसी मुल्क ने शायद कहा है, अर्जेंटीना ने भी मना किया या नहीं किया वो पता नहीं, लेकिन ये लिस्ट है पूरी जो चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अच्छा अब ये है कि ये जो है इसमें ये तो सारे मुल्क पूरा का पूरा, ये तो चाइना बैठा हुआ है पूरा। अच्छा दूसरा जो इशू है वो ये है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इंडिया के साथ और इस रीजन में क्या होगा मामला, पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे, ईरान के साथ कैसे होंगे, क्योंकि वो तो जो देखिए ना पुतिन की तरफ गए हैं तो रशिया, यूरोप तो इस वक्त बिल्कुल हिला हुआ है सारा, उनको तो नहीं समझ में आ रहा कि आवाज़ ही नहीं है यूरोप की, कोई मजबूत लीडर्स ही नहीं वहाँ से उभर के सामने आए। फिर दूसरा इशू उसमें यह है कि जो यहाँ पर ये जो रीजन है सेंट्रल एशिया में क्या होगा, अफगानिस्तान में क्या होगा, और इंडिया के साथ क्या सिलसिला होगा, इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या होगी। और ये मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जब इंडिया और चाइना का जब मामला हुआ था ना 2020 में, ये जो 2020 में जब ये LAC के ऊपर इशारा, अब तो वो उसकी पता नहीं क्या शक्ल है, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ही थे पावर में, प्रेसिडेंट ट्रंप थे, तो उनको उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया था इसके ऊपर। वो चाइना और इंडिया के ऊपर वो खामोश से ही थे, कुछ दाएं बाएं, अच्छा हम देख रहे हैं हालात, अच्छा ये है वो ऐसे करके, अच्छा भी है वो, उन्होंने कोई खुल के चाइना का नाम नहीं लिया था, ये ज़हन में रखें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनको याद है, ये पूरा उनके टेन्योर का है ये वाकया। और फिर उसके बाद एक और मामला बड़ा अजीब सा हुआ था, और वो मामला हुआ था जब ये वैक्सीन का किस्सा हुआ था। और ये हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, लेकिन जैसे ही वो ये वैक्सीन का सिलसिला चला था, मैंने कहा ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है सूरत हाल के, आने वाले दिनों में कौन किससे किस तरह से बात करेगा। तो उस वक्त ये हुआ था कि 22 में उस ज़माने का मीडिया कर चुके हैं, दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि याद आ जाए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि हाइड्रोक्सी क्लोरीन को अमेरिका भेजा जाए वरना हम रिटेलिएट करेंगे, ये 22 जुलाई हिंदू की। तो ये जो उस ज़माने में उन्होंने कहा था रिटेलिएट करेंगे, और उसके बाद फिर इंडिया ने जो है वो राइटर्स में कोट कर रहा हूँ 23 इंडिया अलाउज लिमिटेड एक्सपोर्ट्स ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। लेकिन ये उसके बाद जब ये पहुंची वहाँ पे ड्रग आ गए तो उसके पाबंदियाँ लग गई। उन्होंने कहा ये, फिर राइटर्स ही कोट कर रहा है 23 के बाद 24 इंडिया होप्स US विल सून ईज बैन। ओ भाई पहले तो जो है वो उन्होंने कहा कि आप करें, जल्दी करें, हम रिटेलिएट। अच्छा हाइड्रोक्सी क्लोरीन का उस वक्त फड्डा चल रहा था, एंटी मलेरियल थी ना, तो कंफर्म नहीं था कि ये इससे इलाज होगा नहीं होगा। अब तो खैर वो कह रहे हैं कि दुनिया में वैक्सीन ही ख़त्म करूँगा मैं आके। वो जो रॉबर्ट कैनेडी जूनियर तो कह रहे हैं दुनिया में वैक्सीन होनी ही चाहिए, पता नहीं अब वो क्या करेंगे आके।
तो ये जो सूरत हाल है ये अब इसमें, अच्छा तो एक तो चाइना वाला मामला हुआ था, वो उनको याद है। फिर ये वैक्सीन वाली एक बड़ी वैक्सीन उन्होंने इंडिया से कहा, इंडिया में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इंडिया में बहुत अच्छी दवाइयाँ बनती हैं, इंडिया की जो मेडिसिन है वो बड़ी ज़बरदस्त है, मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ। और कई गल्फ कंट्रीज़ में आप जाएँ वो इंडिया की मेडिसिन ज़्यादा लोग ले रहे होते हैं, जो बाहर की महंगी ब्रांड्स हैं उनसे ज़्यादा इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन। उन्होंने जनाब इंडिया के कहा कि वैक्सीन ये बंद करो, फारिग कर दो, ये कर दो, इनके वो सारा क्राइसिस खड़ा हो गया था। फिर जो दूसरा वाक़या हुआ वो चाइना के साथ इंडिया का हुआ मामला। अच्छा इन्होंने कहा टिकटॉक बंद करो, टिकटॉक बंद करो, अब कह रहे हैं कि टिकटॉक अमेरिका में रोक दो। अब कह रहे हैं ना 19 तारीख से टिकटॉक बैन करने का जो है उसको, मैं तो चाहता हूँ टिकटॉक हो, मेरे इतने फॉलोअर हैं। फिर तीसरी बात एक और क्राइसिस जन्म ले रहा है और वो ये है कि इंडो पैसिफिक, देखें ना इस साल क्वाड का इजलास होना है, तो अभी तो मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं वहाँ नहीं जाते, मिडिल ईस्ट से भी कोई अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन जाता है, मिडिल ईस्ट से भी कोई नहीं है शायद, ठीक है। जो EU की सदर है वो भी नहीं जा रही, उनको भी नहीं बुलाया। तो इशू ये सारा कि वहाँ पे इनॉग्रल में एक तो कौन होता है कौन नहीं होता क्या, दूसरी जो बात है वो ये है कि इंडो पैसिफिक में क्या पॉलिसी होती है, क्योंकि चाइना के साथ तो वो गुडी गुडी हैं अभी तक, वो एक ख़ास उसमें जाएंगे। और क्वाड का इजलास होना है इंडिया में, उसमें इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो आते हैं नहीं आते ये अभी सवालिया निशान है, लेकिन SCO का इजलास बीजिंग में होना है, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाना है गालिबन। जो इस वक्त तनाव में कमी आई है इंडिया और चाइना के, उसमें तो उन्होंने जाना है। तो क्या ट्रंप आते हैं नहीं आते, ट्रंप तो देखिए ना टिकटॉक पे इतना खप थी कि टिकटॉक बंद करो बंद करो, और कह रहे टिकटॉक खुला रहेगा। और उन्होंने शी जिनपिंग को ज़ाती हैसियत में बुलाया हुआ है। अच्छा एक तो ये इशू, दूसरा ये है कि 6 जुलाई 2025 को एक शख्सियत 90 साल की हो जाएगी और उनका नाम है, वो है 14वें दलाई लामा। अब दलाई लामा जो है वो मतलब वो धर्मशाला में वहाँ पे मौजूद है। ये एक CIA का प्रोजेक्ट है 1951 का, और कई दफ़ा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा अब ये अगला दलाई लामा जो है, ये अगर चाइना जाहिर है कि यहाँ पे इंडिया अगर इंसिस्ट करता है इस बात पे तो कैसे करेगा, और अगले दलाई लामा जो है अगर तिब्बत में वो इलाका जो चाइना के पास है वहाँ पर आते हैं तो फिर तो परमानेंटली हो गया कि वहीं के दलाई लामा है और वहीं जो वो उन्हीं का इलाका एक तरह से वो चला गया। अच्छा ये एक लेवरेज भी है रहा है हमेशा इंडिया का कि भी दलाई, लेकिन वो अमेरिकन सपोर्ट से रहा है, वो CIA प्रोजेक्ट है ना। अब इस CIA प्रोजेक्ट को क्या ट्रंप अपने सर पर रख के चलेंगे आगे? देखिए ना ये जो दलाई लामा प्रोजेक्ट है ये तो 50 की दहाई का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये है कि अमेरिका, ट्रंप के लिए क्या हुई दलाई लामा, वो मतलब ट्रंप के लिए कोई इशू नहीं है ना, दलाई लामा क्या है भाई उधर पे मतलब। अच्छा एक दफ़ा दलाई लामा ने कहा कि मेरी जो ये मतलब है कि ज़हूर दोबारा हो जाता है ना, हलूल कर जाती है रूह, तो वो एक दफ़ा इन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि खातून में हलूल कर जाए, इन्होंने नहीं कि अगली बड़ा फटा पड़ा नहीं आदमी होगा। तो ये दलाई लामा हो सकता है, कहते हैं कि 14वें के बाद शायद मेरे पास कोई हो ही ना, फिर कभी कहते हैं कि 15वां जो चाइना कहते हैं क्यों नहीं होगा, 15वां 16वां 17वां सब होंगे, चाइना में होंगे। तो इस दलाई लामा प्रोजेक्ट क्या करना है ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए हमारी तो बेहतरीन दुआएं दलाई लामा के साथ, लेकिन 90 साल वो, अच्छा ये जब इनकी एज पे बात होती है तो कहते हैं कि मुझे ख्वाब आया था मैं एक तो 13 साल का होऊंगा, फिर कहते हैं नहीं हो सकता है मैं कल ही चला जाऊँगा। ये मतलब जो परेशान है क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो धर्मशाला प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया ने भी लेवरेज रखा हुआ था ना कि चाइना, लेकिन वो रखा हुआ था अमेरिकन, ये प्रोजेक्ट अमेरिका का है। तो इसको ये सारे इश्यूज जो हैं ये आने वाले दिनों में बड़े सवालिया निशान है, और इसमें दुनिया किस तरह से आगे चलती है, मामलात किस तरह आगे चलते हैं। इंडो पैसिफिक जो ये हैं जैक सलिवन, इन्होंने ये इंडिया का दौरा करके वापस गए हैं, तो इन्होंने कहा है कई मुल्क इंडो पैसिफिक के ट्रम्प दौर में चाइना की तरफ चले जाएंगे। ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि कई मुल्क, और मैं इसको कोट कर दूं यहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट 30 सेकेंड। US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फियर्स कि ट्रम्प माइट पुश सम इंडो पैसिफिक नेशंस टुवर्ड चाइना। तो कौन से चाइना की, एक फिलिपीन ही तो है, बाकी तो सारे मुल्कों ने चाइना से अच्छे रखे हुए ताल्लुकात। तो ये कह रहे हैं मजीद, इसका मतलब इंडो पैसिफिक नेशंस जो है उनके उसमें नहीं है, रेडार में नहीं है ये क्वाड वर्ड सारा। तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये बहरान जो है ये क्या रुख इख्तियार करते हैं।
और दुनिया की तरफ जाती है। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, मुर्दों, नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।